मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, लेकिन ना तो मेरे चेहरे पर कोई खुशी थी और ना ही ताजगी थी, ना ही शादी को लेकर मेरे दिल में कोई उमंग थी। मैं कमरे में तन्हा अकेली बैठी थी। मैंने सामने लगे हुए शीशे में अपने आप को देखा। सुर्ख लाल रंग की दुल्हन के जोड़े में मेरा दुबला पतला सा शरीर बहुत ही हसीन और नाजुक सा लग रहा था, जो कि उस 7 फुट से भी ऊंचे लंबे और तगड़े पहलवान के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी बेबसी की आखिरी हद यही थी कि मैं आज उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। सिर्फ एक दिन में ही मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरी हंसती खेलती जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि तभी उस जालिम दरिंदे की नज़र मेरी खूबसूरती पर पड़ गई और उसने मेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, 17वीं साल में मैंने अभी कदम ही रखा था। मेरे पापा जिंदा नहीं थे। घर में हम सिर्फ 3 बहनें और मेरा एक भाई था, और मेरी माँ भी थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं शादी के लिए बैठी हुई थी। मेरे भाई का नाम अजय था, जो कि अपने इलाके का एक बहुत ही तगड़ा पहलवान था। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है, जब मैं अपने पहलवान भाई का मुकाबला देखने के लिए उस जगह पर गई थी, जहां हजारों की भीड़ जमा थी, जहां सभी लोग अपने अपने पसंदीदा पहलवानों के नारे जोर जोर से लगा रहे थे। मैंने भी अपने अजय भैया के लिए नारे लगाना अपनी सहेलियों के साथ शुरू कर दिए थे। मैं घर में सबसे छोटी थी और इसीलिए मैं सबकी बहुत लाडली थी, सबसे ज्यादा तो अपने भाई की। वो मुझे प्यार से लाड़ो रानी कहता था, लेकिन उस वक्त मैं ये कहाँ जानती थी कि ये लाड़ो रानी किसी पहलवान की गंदी नज़र को भा जाएगी। मेरी जिंदगी की कहानी ऐसी है कि जो भी सुनेगा उसकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मेरे गांव का नाम जो भी सुनता था, उसके दिमाग में वहां के पहलवानों के नाम एक एक करके दिमाग में घूमने लगते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से कई नामी पहलवान रहते चले आए हैं। मेरे गांव की पहचान पहलवानों के नाम से ही की जाती थी। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब कुश्ती का नाम सुनते ही दो ही नाम लोगों के दिमाग में आते थे। एक अजय पहलवान, यानी कि मेरा भाई, और दूसरा नाम भीमा पहलवान, जिसका संबंध पहलवानों के खानदान से था। भीमा पहलवान ने 18 साल की उम्र में एक बहुत ही मशहूर पहलवान को हराकर अपनी जीत की शुरुआत की थी। वो बहुत लंबा, ऊंचे कद, गहरी सांवली रंगत का और ताकतवर शरीर का मालिक था। वो मेरे गांव के सभी पहलवानों के दिलों पर राज करता था। उसे बचपन से ही कुश्ती और अखाड़े का बहुत शौक था, और अखाड़े के अंदर जाते ही वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता था। अखाड़े की मिट्टी से वो खुद को पूरा लथपथ कर लेता था। उसका कद 7 फुट 2 इंच का था और वजन लगभग 100 किलो के आसपास। उसने स्टील की बनी एक डोंगची को पकड़ा, जिसमें कम से कम 2 किलो दूध था, और उसे उठाकर अपने मुंह से लगाया, और बस 2 घूंट में ही वो पूरा दूध पी चुका था। फिर उसने उस डोंगची को साइड पर फेंक दिया और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर लगे दूध को ताव देते हुए हाथ से साफ किया। उस आदमी को अपने भरे पूरे शरीर और मोटे पेट पर बहुत घमंड था। जो भी उसके सामने आता, उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। और यही वजह थी कि जब भी वो मैदान में आता, तो कई पहलवानों के दिल धड़कना ही भूल जाते थे। भीमा पहलवान की बॉडी देखकर ही कमजोर और नए आए पहलवानों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। मेरा भाई भी पिछले कई सालों से उससे लगातार मुकाबला कर रहा था, और अक्सर ही ये मुकाबला बिल्कुल बराबर टक्कर का होता था। भीमा पहलवान का पहलवानी और अखाड़े के अलावा एक और बहुत ही खास और बड़ा शौक था, जो कि दूसरे पहलवानों से उसे अलग बनाता था, और वो शौक था नौजवान लड़कियों से शादी करना। शादी के लिए भीमा पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आती थीं, या यूं समझो कि कम उम्र हसीन लड़कियों के देखते ही उसकी लाट टपकने लगती थी। और जो भी लड़कियां उसे पसंद आ जाती थीं, उनसे तो वो हर हाल में शादी करके ही रहता था। मेरा भाई भी पहलवानी में किसी से कम नहीं था। भीमा पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चुनौती दिया करता था। एक दिन शहर के कुछ लोग आए और उन्होंने भीमा पहलवान के सामने अजय पहलवान के साथ मुकाबला करने की बात रखी, और बोला कि हम जानते हैं कि ये मुकाबला हमारा भीमा पहलवान ही जीतेगा।
अपनी तारीफों से खुश होकर भीमा पहलवान ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और फिर उसने अजय पहलवान को संदेश लिखकर भेजा कि वो दंगल के लिए तैयार रहे। इसके बाद पूरे गांव भर में इस बड़े से दंगल का ऐलान कर दिया गया था। दूसरी तरफ मेरा भाई इस पैगाम को सुनते ही खुद को दंगल के लिए तैयार करने लगा। अब भीमा पहलवान और मेरे भाई का दंगल तय हो गया था। ये मुकाबला 2 दिन का था। इस मुकाबले का एक बड़ा ही अजीब सा दस्तूर था, जो ये था कि जीतने वाला पैसे नहीं मांगता था, बल्कि जीतने वाला अपनी कोई भी एक शर्त पूरी करवा सकता था। दंगल के पोस्टर न सिर्फ गांव में बल्कि पास के शहर में भी लगवा दिए गए थे। इस दंगल के टिकट हाथों हाथ बिक गए थे। दंगल की खबर भी दूर दूर तक फैल गई थी। सभी लोग ये मुकाबला देखने के लिए बहुत बेचैन थे। अब अखाड़े आबाद होने लगे थे, बादामों के बोरे भी खुलने लगे थे। दोनों पहलवान भी अपने दंगल की तैयारी में बिजी हो गए थे। दोनों पहलवान बहुत नामी गिरामी थे। एक बहुत खास अखाड़े में उनके दंगल का सही इंतजाम किया गया था। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से कुश्ती के शौकीन लोग भी जमा हो रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ सवेरे ही पहुंच गई, क्योंकि मुझे अगली सीट पर बैठकर ही मुकाबला देखना था। वहां पर लड़कियों और औरतों के बैठने का भी अलग से इंतजाम किया गया था। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं इतनी सुबह निकली हूँ तो सबसे पहले वहां मैं ही पहुंचूंगी, लेकिन वहां पर तो औरतों की भीड़ पहले से जमा थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई कि अब मुझे अगली सीट कैसे मिलेगी, और इसीलिए मैं तेजी से वहां जमा औरतों की भीड़ में घुसती चली जा रही थी, जिसकी वजह से मैं किसी भारी भरकम शरीर से बड़ी जोर से टकराई। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा सर किसी खंभे से जाकर लगा हो। मेरा पूरा सर घूम कर ही रह गया था। कुछ पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। जब कुछ होश ठिकाने आए तो मैंने सामने देखा कि एक बिना कमीज के सांवला मोटा और भद्दा शरीर था। उसे देख मैं घबराकर पीछे हटी, और जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं घबरा गई, क्योंकि सामने तो भीमा पहलवान था। उसकी नजरें मुझ पर ही जमी हुई थीं। उसने मुझे फिर सर से लेकर पैर तक बड़े ही गौर से देखा। उसकी नजरों में ना जाने कैसी तेजी थी कि उसने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मैं सकपका कर ही रह गई थी, और फिर मैंने जल्दी से अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा होकर राक्षसों के जैसी हंसी हंसते हुए अपने मूंछों को ताव देकर पूछने लगा, तू अजय पहलवान की बहन है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वो हंसने लगा और कहने लगा, बड़ी गोरी चिट्टी और बहुत ही खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में अजीब सी तेजी थी। मैंने कहा, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे सबसे आगे जाना है, वरना मुझे जगह नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अंदाज उस वक्त थोड़ा सख्त था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कुर्सी रखवा दूं। मुझे उसका ये दिलफेक अंदाज बहुत ही बुरा सा लगा था। मैं उसे घूरती हुई वहां से चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वो भी हंसता हुआ चला गया। कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहलवानों में ये तय पाया गया कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले से अपनी कोई बात मनवाएगा, और हारने वाले को भी हर हाल में जीतने वाले की शर्त को मानना ही होगा। दोनों पहलवानों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, और फिर कुछ ही देर के बाद दोनों पहलवान लंगोट कसकर अखाड़े में उतर गए। भीमा पहलवान शरीर में मेरे भाई से काफी भारी भरकम था। कुश्ती शुरू होते ही उन दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी थी। मेरे भाई के हमले से भीमा पहलवान बौखला गया और दूर जाकर गिरा। भीमा पहलवान को हर हाल में ये मुकाबला जीतना ही था, लेकिन भीमा को हारता हुआ देखकर मेरा भाई अब पूरे जोश में आ गया था। मेरा भाई पहले ही हमले में अपनी हिम्मत दिखा चुका था, लेकिन भीमा को हर हाल में ये मैदान मारना था, और वो जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। कुश्ती की कुछ देर के बाद ही मेरे भाई का पलड़ा भारी होने लगा था। 40 मिनट की लगातार मशक्कत के बाद मेरे भाई ने भीमा पहलवान को हरा दिया। वो अपनी इस हार पर बहुत दुखी था। भीमा पहलवान के चाहने वाले उसे तसल्लियां देने लगे थे कि दिल छोटा मत करो, तुम हमारे ही पहलवान रहोगे, और फिर अभी तक तो एक दिन की कुश्ती और है, और देखना तुम ही जीतोगे। भीमा पहलवान ने अपनी हार का दाग धोने के लिए अगले ही दिन अखाड़े में बोरिया बिस्तर डाल दिया था। वो अब तक ना जाने कितने ही पहलवानों को पछाड़ चुका था। आज भीमा पहलवान पूरे जोश में था, और इसीलिए दूसरा मुकाबला वो जीत गया। अब दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का हो चुका था।
इसलिए अगले ही रोज एक और आखिरी मुकाबला था और आज कुश्ती का फैसला हो जाना था। भीमा पहलवान को अपनी नाक नहीं कटवानी थी। दंगल का समय शुरू होने वाला था। एक एक करके सभी लोग मैदान में जमा होने लगे थे। मेरा भाई भी अखाड़े में उतर चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने डटकर खड़े थे। फिर कुश्ती की शुरुआत हुई और दोनों में मुकाबला तेजी से होने लगा। ये दंगल हर गुजरते पल के साथ और भी खतरनाक और दिलचस्प होता चला जा रहा था। दंगल के तीसरे और आखिरी चरण में भीमा पहलवान मेरे भाई की गर्दन दबा चुका था। उसकी गर्दन में तेज दर्द उठा और वो खेलने के काबिल ही नहीं बचा। आखिर में भीमा पहलवान ये दंगल जीत गया था। हर तरफ खुशी का समा था। भीमा पहलवान गर्व से फूला नहीं समा रहा था और इधर मेरा दिल टूट के रह गया था। मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई को भीमा पहलवान के सामने झुकते हुए देखूं। अब खेल की शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की बताई हुई बात माननी थी। फिर दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने आए। मेरा भाई हार की वजह से नजर नहीं मिला पा रहा था। भीमा ने पूरी भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा, जैसा कि शर्त के मुताबिक मैं अजय से कोई एक बात मनवा सकता हूँ। ये तो आप सब लोग ही जानते हैं कि मेरे तो दो ही शौक हैं, एक पहलवानी करना और दूसरा कम उम्र की लड़कियों से शादी करना। जैसे ही मेरे भाई ने ये बात सुनी, वो बुरी तरह से चौंक उठा कि आखिर यहाँ पर ये बात करने का क्या मकसद हुआ। खैर, भीमा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजय को आज मेरी बात माननी है और वो बात ये है कि अजय की 3 बहनें हैं, जिनमें से मुझे सबसे छोटी बहन का रिश्ता अपने लिए चाहिए। ये सुनते ही मेरा भाई बुरी तरह से बौखला गया और मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। भीमा पहलवान की उम्र लगभग 40 से 45 की थी और मैं बस 17 साल की थी। भीमा सारी भीड़ के सामने बोला कि इस भाई ने ये वादा किया था कि वो मेरी शर्त मानेगा। सारी भीड़ ये सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि ऐसी शर्त पहले कभी किसी भी पहलवान ने नहीं रखी थी। मेरा भाई भीमा के मुंह से मेरा नाम सुनकर गुस्से में आ गया था। उसने भीमा पहलवान को गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? मेरी बहन इस शर्त का हिस्सा नहीं है। भीमा ने एक झटके से मेरे भाई से अपने आप को छुड़ाया और कहने लगा, जब शर्त पूरी नहीं कर सकते थे तो फिर शर्त लगाने की जरूरत ही क्या थी मुझसे? मुकाबला करने पर आज तक जो भी शर्त रखी जाती है, सामने वाला वो शर्त पूरी करने के लिए पाबंद होता है। भीमा ने फिर से भीड़ की तरफ मुखातिब होकर कहा, अगर ये आज जीत जाता और ये भी मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांगता तो मैं भी इसे कभी भी इनकार नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी जुबान की लाज रखनी बहुत अच्छे से आती है। ये बातें सुनकर वहां पर खड़े लोग मेरे भैया के खिलाफ बातें बनाने लगे थे। ये दुनिया बड़ी ही जालिम है, क्योंकि उसे दूसरों का तमाशा बनते देखने में बहुत मजा आता है। बल्कि वो लोग तो मिर्च मसाला लगाकर उस बात को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। हालांकि पूरा गांव भीमा पहलवान की इस बात से खिलाफ रहता था कि वो कम उम्र लड़कियों से शादी करता है। आज तक वो कम से कम 6 शादियां कर चुका था। सभी लोग उसकी इस बात से खिलाफ रहते थे, लेकिन आज सबकी जुबानें बंद थीं। मेरे भाई की हालत ऐसी थी कि मरता क्या ना करता। चुप्पी साधे वो वहां खड़ा रहा और मैं तो ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून ही नहीं। मेरा भाई कुछ बोल ही नहीं पाया और वो अखाड़े से बाहर चला गया। मैं भी बड़े भारी कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगी थी और दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी। मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्यों मैं उस इंसान से टकरा गई? मुझे इस बात पर बहुत अफसोस था। वो कैसा बेशरम इंसान था। उसकी पहले से ही 6 पत्नियां थीं और पहली पत्नी से जो बेटी थी वो तो मुझसे भी 2 साल बड़ी थी। मैं रोते हुए अपने घर पहुंची थी तो सामने ही मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। मुझे रोता हुआ देखकर वो मुझसे पूछने लगी, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम्हारा भाई हार भी गया तो कोई बात नहीं, वो अगली बार जीत जाएगा। ये तो बस खेल है और खेल में हार जीत लगी रहती है। अब मैं अपनी माँ से क्या कहती कि इस बार अजय भैया कुश्ती के साथ साथ मुझे भी हार चुके हैं। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह पाई। जब मेरा भाई घर पहुंचा तो वो मेरे बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मैं 3 दिन से लगातार उसकी कुश्ती देखने जा रही हूँ और आज वहां होने वाले फैसले को मैं सुन चुकी हूँ। फिर वो मेरे कमरे में आया। मुझे रोता देखकर उसकी भी आंखें भर आई थी। मैं अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगी। वो बड़ी उदासी से कहने लगा, खेल से पहले ये तय हुआ था कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वो जो कहेगा
हारने वाले को वही करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि वो मुझसे मेरी जान ही मांग लेगा। ये कहकर मेरा भाई खामोश हो गया। उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अखाड़े में होने वाले फैसले से मेरा भी बहुत बुरा हाल था, मगर मैं कुछ भी नहीं बोली और अपने भाई के सामने मैंने अपना सिर झुका दिया। लेकिन आंसुओं पर तो किसी का जोर नहीं होता। वो मेरी आंखों से लगातार बह रहे थे और मेरा भाई भी रो रहा था। मेरे हट्टे कट्टे पहलवान भाई की आंखों में आज मैंने आंसू देखे थे तो मेरा दिल और भी ज्यादा तड़प उठा था। भीमा पहलवान 45 साल का था। वो बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी था। उसे हमेशा कम उम्र लड़कियों से शादी करने का शौक रहा था। जहां कम उम्र लड़कियां उसे पसंद आती थीं, वो किसी भी तरह से उनसे शादी कर ही लेता था और इसीलिए हर कोई अपनी बेटी को उससे दूर रखता था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और 4 पत्नियों की उम्र तो बहुत ही कम थी। वो बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था और पहलवानी का गुरूर वो अपनी पत्नियों पर खूब झाड़ता था। यही वजह थी कि वो खुद से कम उम्र और नासमझ लड़कियों से शादी करता था। पूरा इलाका जानता था कि वो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझता था। ये सब कुछ जानते हुए भी मेरा शादी के लिए राजी होना बहुत ही मुश्किल था। और फिर मेरी अभी 2 बड़ी बहनें भी तो घर में बैठी थीं। उनके बारे में भी तो सोचना था। छोटी बहन की शादी के बाद भला कोई बड़ी बहनों से शादी क्यों करता? वो तो घर में ही बैठी रह जाती। मैं अपने अनगिनत ख्यालों से तंग आ चुकी थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती? भाई के लिए अब मुझे हर हाल में ही ये कुर्बानी देनी थी। अगर मैं इनकार करती तो मेरे भाई का सर झुक जाता। पहले ही उस पर हार की बदनामी का दाग लग चुका था और अब अपनी शर्त ना मानने की बदनामी भी मेरे भाई की तो इज्जत खराब हो जाती। आज तक मेरे भाई की जुबान से जो भी निकला था उसने वो पूरा करके दिखाया था। पहलवानों की जुबान तो पत्थर की लकीर मानी जाती है और मेरा भाई पूरी भीड़ में सबके सामने अपनी जुबान दे चुका था। ये अलग बात है कि उसे भीमा की इस बुरी नीयत के बारे में पता नहीं था और बस इसलिए अब इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं जाकर उस भीमा का मुंह तोड़ दूं और उसका सारा गुरूर खाक में मिला दूं, मगर मैं मजबूर थी। मैं डरी सहमी अपने भाई के साथ लगी हुई रो रही थी। भाई भी मेरे सामने सर झुकाकर बैठा था। मैं जानती थी कि मेरे भाई का मुझसे नजरें मिला पाना बहुत ही मुश्किल था। मैं तो उसकी लाडली बहन थी। मैं अपने भाई का हाथ पकड़े बेड पर उसके पास बैठकर और बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधकर बड़े प्यार से बोली, भाई, मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पाला है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, तो फिर मैं अब कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि आप मजबूर हैं। आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तो मैं भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। आप भीमा पहलवान से कह दो कि वो बारात लेकर आ जाए, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर मैं उठी और कमरे से बाहर चली गई। सारी रात मैंने रोते हुए ही गुजारी थी। अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं भीमा पहलवान जैसे मोटे भद्दे और इतने घटिया गिरे हुए आदमी के साथ शादी करूंगी, जिसे औरत जात की कोई कदर ही नहीं थी। वो कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता था? मेरा बस चले तो मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूं, मगर मैं कर भी क्या सकती थी? अभी तो मैं और भी ज्यादा पढ़ना चाहती थी। फिर अपनी शादी को लेकर भी मैंने कितने सपने देख रखे थे। और मेरी बड़ी बहनें, उनका क्या दोष था? उन्हें आखिर किस बात की सजा दी जा रही थी? यही सब सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी। इन्हीं सब ख्यालों में कब मुझे नींद आ गई, कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। सुबह का सूरज मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं जब सोकर उठी तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि आज शाम को तुम्हारी शादी है और उसके तुरंत बाद विदाई भी। मेरी किस्मत डूबने वाली है, ये तो मैं जानती थी, मगर इतनी जल्दी डूब जाएगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। काश कि ये दिन कभी होता ही नहीं। खैर, मरना तो था ही, फिर क्या जल्दी और क्या देर। मैं बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर जाकर हाथ मुंह धोया और नाश्ते के लिए गई। नाश्ते की बजाय मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे जहर खिला दे। नाश्ता करके मैं अभी फ्री हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कुछ लोग सामान लिए खड़े थे। उन्हें शायद भीमा पहलवान ने ही भेजा था। मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, सुर्ख जोड़ा, जूते, मेकअप का कुछ सामान था।
मैंने बड़ी हैरानी से वो सारा सामान देखा और अंदर आ गई। मेरी बहनें भी उदास थीं। वो सारा सामान लिए मेरे कमरे में आई और सामने पड़ी चारपाई पर सारा सामान फेंक कर रोने लगी। कहने लगी, इस बेगैरत को जरा भी शर्म नहीं। काश उसकी बेटी की शादी भी उसके जैसे ही किसी दरिंदे इंसान से हो। मैंने उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और नहाने चली गई। नहाकर मैं जैसे ही वापस आई तो सामने मेरा भाई खड़ा था। वो बहुत शर्मिंदा था। वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा था। मैं भाई के पास आकर बोली, आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगी। उस भीमा पहलवान को अपनी पहलवानी पर बहुत नाज है ना। बड़े गर्व से वो कम उम्र लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। एक दिन ऊपर वाला उसका ये गुरूर खाक में जरूर मिला देगा कि वो किसी की भी जिंदगी का फैसला यूं नहीं कर सकता। भाई ने कहा, मगर तुम्हारी जिंदगी तो दांव पर लग गई है ना, तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने भाई को तसल्ली दी। मेरी तसल्ली से भाई को कुछ हौसला मिल गया था। शाम का समय हुआ तो मुझे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन तो मैं बन गई थी, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं भीमा पहलवान की दुल्हन बन रही थी। कैसे एक ही दिन में मेरी तकदीर बदल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब इतने अचानक हो जाएगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद बारात आ गई और फिर मैं विदा होकर भीमा पहलवान के घर आ गई थी। मुझे देखकर उस इंसान के घर वालों के मुंह बने हुए थे। उसकी 6 की 6 पत्नियां भरे पूरे शरीर की मालिक थीं। कम उम्र पत्नियां भी अब अच्छी खासी सेहतमंद थीं। उसकी बेटी भी मुझे देखकर नाक भौं चढ़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो भीमा पहलवान ने उसे पुकार कर कहा, इधर आकर अपनी नई माँ से मिलो। बाप की तेज आवाज पर वो नाराजगी से मेरे पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद भीमा मुझे कमरे में ले आया। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ही ले लिया हो। उसने जैसे ही कमरा बंद किया, मुझे लगा कि मेरी सांसें बंद हो गई हैं। मैं उसकी हमराही में बेड पर आकर बैठ गई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गया। मुझे उस इंसान की शकल से भी बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे देखना गवारा भी नहीं करना चाहती थी। वो मेरी तारीफ करता रहा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बेमानी था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कल से मैं बहुत रो रही थी और रोते रोते मेरी आंखों से आंसू भी अब सूख गए थे। इस वक्त भी बस 2 ही आंसू मेरे गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ कर लिया था। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसके शरीर से उठती हुई गंदी बदबू मेरी नाक से टकराने लगी थी और मेरी ये रात किसी भी कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत थी। मैं तो उसके बाजू में जकड़ी हुई बस एक नाजुक गुड़िया के जैसी लग रही थी। मेरे मुंह से बस चीखें ही निकल गई थी। वो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह से डूबा हुआ था, लेकिन मैं तो उसे देखना तक गवारा नहीं करती थी। वो मेरे लिए रोज नए नए कपड़े लाता, सोने चांदी के गहने लाता, लेकिन ना तो मैं उसके लाए हुए कीमती कपड़े पहनती थी और ना ही उसकी लाई चीजों का इस्तेमाल करती थी। बस सादा से कपड़े पहने बहुत ही सादी रहती थी। मेरी शादी को अब 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने आज तक नजर भरकर ना तो उस इंसान को देखा था और ना ही उससे बात की थी। मैं उससे एक शब्द तक नहीं बोली थी। वो शायद ये समझता था कि उसकी दौलत, मोहब्बत, कीमती कपड़े, जेवर मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन यह उस इंसान की भूल थी। वो मुझसे बातें करता था, लेकिन मैंने आज तक उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी इस खामोशी ने उसे बेचैन करके रख दिया था। मैं चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन कोई बात नहीं करती थी, ना ही उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखती थी। वो 45 साल का हट्टा कट्टा पहलवान मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। वो मेरी आंखों में अपने आप को देखना चाहता था, मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहता था, लेकिन मेरी चुप्पी ने उसे दुखी करके रख दिया था। एक बार मुझे मालूम हुआ कि एक दूसरे पहलवान जिसका नाम रामा था, उससे उसका मुकाबला होने वाला है, जो कि उम्र में भीमा पहलवान से भी बड़ा था, और वो बदले में उसकी बेटी मांगने वाला है। उस दिन पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल से ये आवाज निकली कि हे भगवान, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और अब तू भी इसे सबक सिखा दे। इसे बता दे कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में आबाद होकर नहीं रह सकता। और फिर मेरे दिल की वो चाहत रंग लाई थी, क्योंकि भीमा पहलवान रामा पहलवान से मुकाबला हार गया था। और फिर ऐसा ही हुआ था जैसा कि भीमा ने मुझसे शादी करने की शर्त मेरे भाई के सामने रखी।
ठीक वैसे ही रामा ने भी उसके सामने यही शर्त रखी थी कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। रामा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम अपनी जबान से कभी भी मुंह नहीं फेरोगे, क्योंकि तुम अपनी जुबान के पक्के हो। अब भीमा पहलवान की हार पर जश्न मनाने की बारी मेरी थी। उसकी हालत तो अब ऐसी हो गई थी कि वो बस अपने बाल ही नोच लेगा। इस बार बेबसी के आंसू बहाने की बारी उसकी थी, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। जैसे ही उसने ये खबर घर आकर हम सबको सुनाई, तो उसकी पत्नी और बेटी भी रोने लगी थी और कहने लगी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ। वो बिलक बिलक कर अपने बाप के सामने रो रही थी, विनती कर रही थी। आंसू तो भीमा पहलवान भी बहा रहा था। अब जाकर उसने उस दर्द को समझा था जो उस वक्त मैं और मेरे भाई ने सहा था। वो इंसान शायद अब पछतावे की चक्की में पिसने लगा था। उसकी बेटी की शादी उस रामा पहलवान से हो गई थी। वो अपनी विदाई के समय बहुत रो रही थी। उसकी बेटी को रोता हुआ देखकर मेरा दिल भी ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसे कसकर दबा दिया था, क्योंकि यही सब कुछ तो मेरे ऊपर भी बीता था। आज की रात भीमा पहलवान की बेटी भी वही सब कुछ सहेगी जो कि शादी की रात मैंने सहा था। मैं जिस दर्द से गुजरी थी, जो तकलीफ मेरे ऊपर बीती थी, मुझसे ये मंजर देखा नहीं गया और फिर मैं वहां से हट गई। रामा पहलवान ने भीमा को उसकी बेटी से दोबारा मिलने ही नहीं दिया। अब भीमा ज्यादातर रोता ही रहता था और बीमार रहने लगा था। फिर वो एक बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा और तुम पर फिदा हो गया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी भी कुछ पसंद होगी। तुम भी तो कुछ अहमियत रखती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी है। मुझे तो लगा था कि मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी नफरत और खामोशी कभी खत्म नहीं हुई और ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है जो आपको बदले में मोहब्बत ही ना दे। मैं एक बहुत तकलीफ भरी जिंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरी बेटी को तुम्हारी हाय लग गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये कहकर उसने तलाक के पेपर मेरे सामने कर दिए और कहने लगा कि मैंने इन पर साइन कर दिया है, तुम भी इन पर साइन कर दो और आजाद हो जाओ। मैं तुम्हें अब और कैद करके रखना नहीं चाहता। जितना तुम मेरे साथ इस कैद में रहोगी और तड़पोगी, तुम्हारी हाय मुझे उतनी ही लगेगी। तलाक के पेपर पर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी जालिम दरिंदे की कैद से छूट कर जा रही हूँ। मैं अब आजाद हो चुकी थी और वापस अपने घर अपनी बहन और भाई के पास आ चुकी थी। लेकिन भीमा पहलवान के साथ बिताए हुए ये 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे और ये दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकती थी। मैं रातों को आज भी चीखते हुए उठकर बैठ जाती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए मेरे भाई ने मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। शहर आने के बाद मेरा दिल लग गया है और मैं अब अपने अतीत को भूलने लगी हूँ। काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा जीवन साथी आए जो मेरी रूह पर लगे इन घाव में मरहम का काम कर सके। दोस्तों, आज की दुनिया में कुछ इंसान किसी भी मजबूर पर जुल्म करने से पहले ये तक नहीं सोचते कि जिस दिन ऐसी ही तकलीफ उन्हें भी सहनी पड़ेगी, तब वो क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऐसे लोगों को वो जरूर सबक सिखाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।